अस्सलामुअलैकुम। इंस्पेक्टर रेहाना तारिक लिखती हैं कि मेरी 40 साल ज़िंदगी पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते गुजरी, लेकिन ये केस मेरी ज़िंदगी का इंतहाई दिल खराश और अजीबोगरीब केस था। कैदी नंबर 826 बहुत कम उम्र लड़का था। उसकी उम्र 18 साल थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा तासुर रहता था। मैं उसे मासूम कह सकती थी, ना ही मक्कार। बस जब मैं उसे देखती तो मुझे लगता कि वो किसी गहरी सोच में मुब्तला है। चेहरा पर इसरार सा था। मुझे उसके लिए सबसे ज़्यादा दुख इस बात का था कि वो सजाए मौत का कैदी था। 18-19 साल की उम्र में वो ये दुनिया छोड़कर जा रहा था, जबकि उसके लिए ये दुनिया अभी खुली ही नहीं थी। वो तो बहुत कम उम्र लगता था। मेरा इससे पूछने को जी चाहता था कि तुम्हें किस जुर्म की वजह से ये सज़ा मिली है कि दुनिया की इतनी बहारें छोड़कर तुम आखिरत के सफ़र पर रवाना हो रहे हो। मगर उसके चेहरे पर इतनी मायूसी होती कि मेरा उससे बात करने में दिल घबराता था। मेरा नाम रेहाना तारिक है। पेशे के एतबार से मैं एक इंस्पेक्टर थी। पुलिस में काम करने वाले लोगों की तरह मेरा दिल भी सख्त था और उसको देखकर मेरा दिल पिघल जाता और दिमाग सवालों से भर जाता था। मैं उससे बहुत सारी बातें पूछना चाहती थी, मगर जेल के अंदर ऐसा माहौल नहीं होता था कि आप किसी कैदी से इस तरह बेतकल्लुफ़ाना गुफ्तगू कर सकें। कुछ कवायद व ज़वाबित को मजबूरन मद्देनज़र रखना पड़ता था। आज मुझे हुक्म मिला, कैदी नंबर 826 को 2 दिन के बाद सज़ाए मौत है, यानी उसकी सज़ा का वक्त आ गया था। उसे उसके लवाहिकीन से मिलवाया जाना था। मेरा दिल बुरी तरह से घबरा रहा था। मैं आज पहली बार सज़ाए मौत के कैदी को उसकी सज़ा सुनाने जा रही थी। मेरा दिल परेशान हो रहा था। मैंने सोचा था कि मैं उस कैदी से उसकी आखिरी ख्वाहिश ज़रूर पूछूंगी, क्योंकि मरने से पहले इंसान की आखिरी ख्वाहिश हमेशा पूछी जाती है। जो वाहिद हक है जो सज़ाए मौत के कैदी को दिया जाता है, चाहे वो अपना पसंदीदा खाना खाना चाहे या पसंदीदा शख्स से मिलना चाहे, उसकी ख्वाहिश हमेशा पूरी की जाती है। कैदी नंबर 826, जिसका नाम राशिद खान था, उससे भी उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जानी थी। मगर फ़िलहाल उसके अजीज़ व क़रीब उससे मिलने आए थे। माँ उसके गले लगकर रो रही थी। बेटा, मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह तुझे ये सज़ा नहीं होने देगा, तुझे सज़ा से बचा लेगा। मेरा दिल कहता है कि मेरा बेटा बेगुनाह है। मुझे इस औरत पर तरस आने लगा। माएँ भी कैसी बातें करती हैं। सज़ाए मौत तो उसकी 2 दिन बाद लिखी ही थी। भला उसे कौन रोक सकता था। दरअसल अगला दिन इतवार का था, इसीलिए मुझे आज ही ये ऑर्डर मिला था कि मैं राशिद खान को इसके घर वालों से मिलवा दूँ, ताकि फिर बाद में सज़ा पर अमल दरामद किया जा सके। मेरा तो ख्याल था कि उसकी आखिरी ख्वाहिश अपने घर वालों से मिलना ही होगी। वो उसके बाद कोई ख्वाहिश नहीं करेगा, बस शौक़ से मर जाना पसंद करेगा। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि उसकी आखिरी ख्वाहिश इतनी ही मुनफरिद और हैरान कुन होगी। राशिद खान को उसके घर वालों से मिलवाने के बाद उसे वापस सेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद सिर्फ 48 घंटे रह गए थे। मैंने अज़राए हमदर्दी से पूछा। पहली बार मैंने उससे बात की थी। राशिद खान, तुम्हारे मरने से पहले आपकी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी हो ही गई होगी। कौन सी आखिरी ख्वाहिश? उसने उतना ही तीखा सवाल किया था। यही कि तुमने अपने घर वालों से मिल लिया है, अब तो तुम्हारे दिल में कोई ख्वाहिश बाकी नहीं रही होगी। ऐसा तो नहीं है। मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश अभी अधूरी है, मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। राशिद खान ने बड़े एतमाद से जवाब दिया कि मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है और मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे वादा करो कि तुम लोग मेरी ख्वाहिश पूरी करोगे। मैंने कहा, हाँ पूरी करेंगे, ज़रूर करेंगे, ये तुम्हारा हक है। मैं उसकी कम उम्री का तरस खाकर बोली, तो फिर ठीक है, मुझे किसी बड़े के सामने पेश करो। मैं अपनी ख्वाहिश का इजहार ऐसे नहीं करूँगा। बहुत ख़ास ख्वाहिश है मेरी और मैं जानता हूँ कि तुम लोग किसी तक नहीं पहुँचाओगे ये बात। और उसकी खुद एतमादी देखकर मुझे गुस्सा तो आया, लेकिन क्योंकि वो सज़ाए मौत का कैदी था, मैंने सोचा जाने वो बेचारा बस 2 दिन का ही तो मेहमान है, बस उसे दुश्मनी करके क्या मिल जाएगा। मैंने एसपी साहिब के सामने राशिद खान को पेश कर दिया। बोलो बच्चे, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? मैं हैरान थी, इतनी नरमी से सजाए मौत के कैदी से एसपी साहिब कैसे पेश आ सकते थे। मगर शायद वो हकीकत से वाकिफ़ होंगे, जानते होंगे कि इसका कसूर क्या है और उसे सज़ा क्यों मिली है। अमूमन यहाँ पर ज़्यादातर कैदी ऐसे ही थे जिनका कसूर छोटा, सज़ा बड़ी थी, जबकि बड़े बड़े गुनाह करने वाले आज़ादाना घूम रहे हैं। बहरहाल जब उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने कहा, एसपी साहिब, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं ज़िंदगी में पहली बार और आखिरी बार शादी करना चाहता हूँ, निकाह करना चाहता हूँ और एक दिन अपनी बीवी के साथ गुजारना चाहता हूँ। उसकी ख्वाहिश सुनकर हमारे तो जैसे मुंह को ताले लग गए। एसपी साहिब ने अकल और होशमंदी से काम लिया। देखो बच्चे, तुम्हारी शादी तो हम करवा देंगे और तुमसे करने के लिए मानेगा कौन? कमबख्त, तुम्हारे घर वाले अमीर तो हैं नहीं, तुम गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हो और गरीबों से शादी करना तो तुम समझ सकते हो। क्यों अपनी ज़िंदगी का आखिरी एक मौका ज़ाया कर रहे हो?
कोई और चीज़ बता दो, खाना पीना, कोई किसी से मिलना जुलना, हम तुम्हारे लिए सब कुछ करने को तैयार हैं, क्योंकि तुम सजाए मौत के कैदी हो। तुम्हारे लिए दुख की बात है, मगर कानून सख्त है। कानून ऐसा ही है, सबके लिए बराबर है, चाहे कोई कम उम्र हो, मासूम हो, या फिर ज़्यादा उम्र का या बदमाश, सबके लिए एक ही सज़ा है। मैं नहीं जानता कि तुम सज़ा क्यों हुई, तुम्हारा केस जाहिर और पस पर्दा क्या है, लेकिन अब तुम सजाए मौत के कैदी हो तो बिला वजह तुम यहाँ नहीं आए। तुम्हें किसी वजह से तो सज़ा मिली है, और तुम कस्यावर चीज़ की ख्वाहिश का इजहार करो तो हम पूरी भी कर देंगे, लेकिन मैं यकीन से कह सकता हूँ तुमसे कोई शादी के लिए राज़ी नहीं होगा, और फिर हम कैसे तुम्हारी शादी करवाएं। राशिद खान बड़े इत्मीनान से बोला, एसपी साहिब, मैं कब आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरी शादी करवाएं। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ कि मेरी शादी खुद ब खुद हो जाएगी। उसकी बात सुनकर एसपी साहिब के कान खड़े हो गए। सोचने लगे कि कहीं ये जेल की किसी खातून से निकाह करने का तो नहीं बोल रहा। बहरहाल राशिद खान ने कहा कि मैं मस्जिद में ऐलान करवा दिया जाए कि राशिद खान वल्द अनायत खान किसी औरत से शादी करना चाहता है जो एक दिन के लिए सजाए मौत से पहले उसकी दुल्हन बन सके। अब ये बात थी तो बड़ी बेरंगी, और राशिद खान ने हमसे वादा लिया कि अगर कोई औरत उसके बाद भी मुझसे निकाह करने को तैयार हुई तो आप रोकेंगे नहीं, और सुबह होने तक वो मेरे पास ही रहेगी। राशिद की अक्लमंदी ने हमें भी परेशान कर दिया था। उसकी हाजिर जवाबी ऐसी थी कि हम लोग परेशान हो गए। हमने कहा कि ठीक है, हम ऐलान तो करवा देंगे, मगर हमें इतना यकीन है कि तुमसे शादी करने कोई नहीं आएगा। कोई औरत अपना मुस्तकबिल क्यों बर्बाद करेगी, एक दिन के लिए क्यों दुल्हन बनेगी, अपने रिश्तेदारों से क्यों झगड़ेगी। खैर राशिद खान ने मेरी कोई बात नहीं सुनी, कहने लगा, बस आप ऐलान करवा दें, मेरी ख्वाहिश है। इसके बाद अगर कोई ना आया तो मैं कोई और ख्वाहिश नहीं करूँगा, फिर मुझे भले सजाए मौत दे दी जाए। हमने राशिद की ख्वाहिश पर अमल करते हुए मस्जिद में ऐलान करवा दिया, साथ में ये भी बताया कि वो सजाए मौत का कैदी भी है। 2 दिन के बाद उसे उस जुर्म की सज़ा में फांसी दे दी जाएगी और वो इस दुनिया से चला जाएगा। और वो एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है। अगर कोई औरत फिर भी उससे शादी करना चाहती है तो फलां थाने में आ जाए, वहाँ से उसे जेल पहुँचा दिया जाएगा। हमें तो ये मजाक ही लगा था। हमने तो उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी, मगर ठीक 1 घंटे के बाद सिपाही मंजूर ने बताया कि जेल में एक औरत आई है जो दुल्हन के लिबास में है, और उसके साथ मौलवी साहिब भी आए हैं। मुझे बात बड़ी हैरान कुन लगी। मुझे लगा कि शायद यूं ही कह रहे होंगे, और जब मैं और एसपी साहिब बाहर गए तो ये देखकर हैरान रह गए कि सामने एक नौजवान लड़की जिसकी उम्र भी मुश्किल 17 से 18 साल होगी, वो खड़ी थी, और उसके साथ इमाम साहिब भी थे। मौलवी साहिब को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्होंने इस लड़की का निकाह पढ़ाने की हामी भर ली है। उनके पास निकाह का रजिस्टर्ड भी था, जबकि लड़की खूब अच्छी तरह तैयार थी। लड़की का मेकअप और उसकी तैयारी देखकर लगता था कि ये सब तो उसने पहले से तैयार कर रखा है। अब राशिद खान पर शक होने लगा था कि उसने ऐसी ख्वाहिश का इजहार क्यों किया। एक दिन के लिए उसे अपनी दुल्हन से मिलकर क्या मिलेगा, ये औरत कौन है। मैंने मौलवी साहिब से पूछा कि मुझे नहीं पता, ये मेरे पास आई है, उसने इसी तरह दुल्हन का लिबास पहना था, बोली कि मुझे जेल ले चलो, मैंने राशिद खान से निकाह करना है। मुझे नहीं पता जी कि इसके दिल में क्या आया है। मैंने तो उसे समझाया कि ऐसा नहीं करो, मगर ये समझने पर राजी ही नहीं है। कहती है कि मुझे राशिद खान से ही निकाह करना है। मैं बता चुका हूँ कि वो सजाए मौत का कैदी है। 2-3 दिन बाद उसकी मौत वाक़या हो जाएगी, मगर ये मानती नहीं है। कहती है कि कोई बात नहीं, मैं एक दिन राशिद खान के साथ रहूँ, मगर मेरी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी, क्योंकि मैं राशिद खान से सच्ची मोहब्बत करती हूँ। हमें नहीं पता था कि राशिद खान को कोई लड़की इतना चाहती है कि इसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार है। बात बड़ी अजीब सी थी, लेकिन खैर हमारा काम तो उसकी ख्वाहिश पूरी करना था। हमने किसी बात पर कोई एतराज़ नहीं किया। मौलवी साहिब बुलाया गया। राशिद खान को उसके सेल से बुलाकर बाहर ऑफिस में बिठा दिया गया। मौलवी साहिब ने निकाह पढ़ाया। 2-4 गवाहों की मौजूदगी में कबूल अजाब हुआ। राशिद खान ने कहा कि अब ख्वाहिश के मुताबिक, वादे के मुताबिक आप मेरी दुल्हन को मेरे सेल में भेजेंगे। मैं उसके साथ बातें करूँगा। पूरा दिन बस हम अपनी पुरानी यादें ताज़ा करेंगे, फिर ये चली जाएगी। उसके बाद मुझे आप फांसी पर चढ़ा दें, मुझे कोई गम नहीं, मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाएगी। राशिद खान की बातें सुनकर मेरी आंखों में भी आंसू आ गए थे। सच्ची मोहब्बत वाकई ऐसी होती है, मैंने यही दिल में सोचा था, मगर ये नहीं जानती थी कि उसके पीछे कितनी बड़ी कहानी होगी जो हमारी भी होशो हवास उड़ा कर रख देगी। एसपी साहिब ने मुस्कुराते हुए मुझे इशारा किया कि तुम इस लड़की को राशिद खान के सेल में बंद कर दो। वहाँ तो कुर्सी भी नहीं है, बिस्तर भी नहीं है। ये लड़की खुद ही तंग आकर थोड़ी देर में बाहर निकलने के लिए कहेगी। मैंने भी यही सोचा था।
इस लड़की को सेल में ले गई। वहाँ तो बेमुश्किल 2 लड़कों के खड़े होने की ही जगह थी। मैंने उन दोनों को सेल में बंद कर दिया और फिर बाहर आ गई। मुझे लगा था कि थोड़ी देर के बाद वो लड़की तंग आ जाएगी, मगर मुझे हल्की हल्की सी आवाज़ें आने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई कुछ खोलने की कोशिश कर रहा है। शक हुआ कि शायद सेल का दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की जा रही है, मगर मैं मुतमईन थी। मैं जानती थी कि सेल का दरवाज़ा खोलना इतना ही आसान बात नहीं है। मेरी कोशिश यही थी कि राशिद खान अपनी आखिरी बातें अपनी माशूका से कर ले। मुझे इन दोनों में फ़िलहाल कोई दिलचस्पी नहीं थी। जो वो बातें कर रहे थे ना ही मैंने सुनी और ना ही उन पर ध्यान दिया। मुझे मुतमईन करने के लिए बस एक ही बात काफ़ी थी कि सेल पर एक मजबूत ताला लगा हुआ था और इस ताले को कोई चाह कर भी नहीं खोल सकता था। काफ़ी देर गुजर गई थी, मुझे नींद आने लगी। तब भी मुझे इस सेल से थोड़ी सी चीखने की आवाज़ आई। मैं फ़ौरन ही वहाँ पहुँची तो वो लड़की जो कि राशिद खान से निकाह करके यहाँ आई थी, वो सेल में बैठी हुई थी। उसने कहा कि मुझे यहाँ से निकाल दिया जाए। अब मैं राशिद खान के साथ 1 मिनट नहीं रह सकती। मुझे लगा कि शायद राशिद खान ने इस लड़की के साथ कोई बदतमीज़ी की होगी। उसने कहा कि मेरे घर वाले मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, तो मुझे अब घर जाना है। मैंने जल्दी जल्दी सेल का दरवाज़ा खोला और इस लड़की को आज़ाद किया और वापस ताला लगाकर राशिद खान को कैद करके वापस अपने कमरे में आ गई। मैं इस बात से बेखबर थी कि जब मैं सुबह उठूंगी तो एक तूफ़ान होगा जो मेरा मुंतज़िर होगा। एसपी साहिब ने मुझसे कहा कि वह सज़ाए मौत वाला कैदी नंबर 826 कहाँ है। मैंने कहा वो अपने सेल में होगा। आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? बोले मुझे तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। मैंने एक दूसरे कांस्टेबल को भेजा था कि वो राशिद खान को लेकर आए। तुम जाकर सेल में चेक करो कि वो कहाँ है, कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हो गई। मैंने एसपी साहब को ये तो कह दिया था कि मैं जाकर देखती हूँ, मगर मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। अगर वो कैदी कहीं गुम हो गया या उसने मुझे कोई चकमा दे दिया हुआ तो मैं क्या करूँगी। खैर मैं जल्दी जल्दी 826 वाले सेल में गई। वहाँ मामूल के मुताबिक मैंने राशिद खान को आवाज़ दी और कोई जवाब नहीं आया। मैंने टार्च लगाकर देखा तो एक शख्स जो कि जेल के फर्श पर पड़ा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि उसकी मौत वाक़ई हो चुकी है। मैंने जल्दी से सेल को खोला, मगर जब मैंने उसे हाथ लगाया तो मेरी जान निकल गई। इतने में एसपी साहिब भी पहुंच गए थे। उन्होंने उस शख्स की तरफ देखा तो उनके भी होश उड़ गए। एसपी साहिब मुझे डांटने लगे, तुम्हें इतनी अकल नहीं है, तुम्हें इतना तजर्बा हो गया है यहाँ काम करने का, मगर अभी तक तुम्हें लोगों की समझ नहीं आई। शर्म आनी चाहिए, पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है। अब अगर किसी कोताही की वजह से मुझ पर सख्ती की गई तो उसका असर सिर्फ तुम पर होगा, उसकी जिम्मेदार तुम होगी। एसपी साहिब मुझे बातें सुनाने लगे और मेरा दिल चाह रहा था कि सामने खड़ी लड़की को उठाकर पटक दूं। इतना बड़ा धोखा जो हमारे साथ हुआ था उसे किसी सूरत भी भुलाया नहीं जा सकता। मैंने तो सोचा था ये लड़की जो दुल्हन बनकर राशिद खान के साथ मिलने आई है, मोहब्बत में पागल है, दीवानी है, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि राशिद खान ने इसे हमें धोखा देने के लिए इस्तेमाल किया है। वो खुद दुल्हन के लिबास में निकलकर जेल से भाग गया था और हमारे सामने इस लड़की को छोड़ गया था। अब इस लड़की को सजाए मौत तो हम दे नहीं सकते थे, क्योंकि सज़ा तो सजाए मौत के कैदी को ही दी जाती है। अब इस लड़की को हम क्या कह सकते थे जब ये लड़की मर्दाना कपड़ों में हमारे सामने बैठी थी। आप लोगों ने राशिद के साथ अच्छा नहीं किया, वो सजाए मौत का हकदार नहीं था। ये बात तो वक्त साबित करेगा। उस लड़की ने आंखों में आंखें डालकर मुझसे ये बात कही तो मुझे इस पर मज़ीद गुस्सा आने लगा, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। एसपी साहिब ने हुक्म दिया कि अब राशिद खान को जल्द से जल्द ढूंढा जाए, वरना 2 दिन के बाद हम क्या जवाब देंगे। हमें उसे सजाए मौत देनी थी, फांसी के फंदे तक पहुंचाना था, और वो हमें चकमा देकर भाग गया। बड़े अफसोस की बात है। मुझे तुम्हारी ड्यूटी मर्दों की जेल में लगानी ही नहीं चाहिए थी। औरत औरत ही होती है, वो मर्दों को नहीं समझ सकती। एसपी साहिब मुझे मुख्तलिफ बातें सुना रहे थे। मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इतना बड़ा धोखा मेरे साथ कैसे हो सकता है। मैंने एक शख्स पर भरोसा किया, एक लड़की पर तरस आया, तरस खाकर उसका निकाह करवाया। उसने मेरी ही आंखों में धूल झोंक दी। मगर अब हमारे पास सिर्फ एक ही चारा था कि हम उस लड़की के माँ बाप तक पहुँचें या फिर राशिद खान को ढूंढें। राशिद खान रात के अंधेरे में कहाँ गया था, हमें इस बात का बिल्कुल पता नहीं था, क्योंकि वो यहाँ से सुबह के 4 बजे निकला था। मगर मुझे इस लड़की पर हैरत हो रही थी। वो लड़की बन गई थी कि आखिर वो लड़की कैसे राशिद खान की जगह बैठने पर राजी हो गई, कैसे उसने राशिद खान को अपना शौहर भी मान लिया, और कैसे उसने सोच लिया कि राशिद खान के हिस्से की फांसी उसे दे दी जाए। इतनी मोहब्बत किसी मुजरिम से तो नहीं की जा सकती। अगर राशिद इतना बुरा होता तो ये लड़की उसे इतनी मोहब्बत कैसे करती। मैंने उससे उसके माँ बाप का पूछा तो उसने मुझे साफ साफ बता दिया कि वो मंजूर अली की बेटी है। मंजूर अली साथ वाले गांव में रहता था। मंजूर अली को बुलाकर लाना हमारे लिए कोई मुश्किल बात नहीं थी, मगर मैंने सोचा कि जब लड़की मेरे सामने है तो क्यों ना मैं सारी बात इसी से पूछ लूँ। तब मैंने एक अजीब बात कही, बोली कि भाई
के बारे में एक एक बात आपको सच बताने के लिए तैयार हूँ। मैंने हैरत से उसे देखा था। वो अपने शोहर को भाई कह रही थी। क्या कहा? क्या तुम उसे भाई समझती हो? या रिश्तेदारी में वो तुम्हारा भाई लगता है? तुम लोगों ने ये नाटक किया है। नहीं, वो रिश्ते में मेरा भाई नहीं लगता, मगर मेरे भाइयों जैसा है। मोहब्बत मैं उनसे ज़रूर करती हूँ, मगर मेरी मोहब्बत ऐसी नहीं थी कि मैं उसे भाई मानती थी। तो फिर तुमने ये सब कुछ क्यों किया? तुमने उसे निकाह क्यों किया? क्या वजह? क्या तुमने हम सबको चकमा देने के लिए, राशिद को यहाँ से भगाने के लिए ऐसा किया? यकीन माने ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कल शाम तक वापस आ जाएंगे। वो मुझे यहाँ कैसे देख सकते हैं? और जाहिर है अब तो उन्होंने मुझसे निकाह कर लिया है। मैं उनकी जिम्मेदारी हूँ। वो इस जिम्मेदारी को कभी भी छोड़कर बुज़दिलों की तरह घबराएंगे नहीं। वो पीठ दिखाकर भागने वालों में से नहीं हैं। लड़की की बातें सुनकर मैं हैरान रह गई थी। फिर जो उसने मुझे कहानी सुनाई वो तो मज़ीद परेशान कर गई थी। मैं मजबूर हो गई कि मैं अपना फ़ैसला बताऊँ और दोबारा से इस सारे मामले पर गौर व फिक्र करूँ। मेरा नाम नाजिया है। मेरी बड़ी बहन की मंगनी राशिद से हो चुकी थी। राशिद खान बचपन से ही बहुत बहादुर लड़का था। जिंदगी में शायद ही ऐसा कोई वक्त आया हो जब राशिद किसी से डर कर भागा हो। वो मेरे अब्बा की बहन का बेटा था। मेरा फुफोजाद होने की वजह से अम्मा अब्बा राशिद भाई पर बहुत भरोसा करते थे। फिर जब उन्होंने मेरी बड़ी बहन की मंगनी राशिद भाई से कर दी तो हमारे घर भी आने जाने लगे और गाँव का माहौल बड़ा अजीब होता है। एक रात राशिद भाई बाजी से मिलने के लिए हमारे घर आए। उस दिन अम्मा अब्बा घर पर नहीं थे। राशिद भाई की मंगनी हो चुकी थी। जाहिर है उनका हमारे साथ एक रिश्ता बन गया था। हम दोनों बहनें ही घर पर थीं। घर में और कोई नहीं था। वो पिछले दरवाजे से आए। मैं समझ गई थी कि आप ही से मिलने के लिए आए हैं। मैं किचन में चाय बनाने लगी। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। फिर दरवाजे पर ज़ोर ज़ोर से दस्तक होने लगी। मैं घबरा गई। मुझे लगा शायद अब्बू आ गए हैं, मगर मैंने जाकर दरवाजे से झांका तो कोई 3-4 आदमी खड़े थे। मेरी आंखों में खौफ के साए लहराने लगे। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हमारे दरवाजे पर कभी ऐसे आदमी आएंगे। मुझे इस बात की तसल्ली तो थी कि राशिद भाई हमारे घर हमारे साथ हैं, मगर ये आदमी गांव के बदमाश थे जिनको देख कर ही खौफ आता था। उन्होंने कहा कि दरवाज़ा खोल दो वरना हम दरवाज़ा तोड़ देंगे। मैंने उनसे मिन्नत समाजत की कि हम घर में अकेली बहनें हैं तो लोग यहाँ से चले जाओ। अब उन्होंने माँ बहन की गालियाँ देते हुए कहा कि हम वापस नहीं जाएंगे। तुम लोग इस गांव में बेहयाई फैला रहे हो। हमें साफ नजर आता है कि इस घर में कौन कौन है। हमारे सामने तुम लोगों के घर में एक लड़का आया है। ये शोर सुनकर राशिद भाई भी बाहर आ गए। उन्होंने घर का दरवाज़ा खोल दिया। मुझे अंदर जाने को कहा। मैं तो अंदर कमरे में चली गई, मगर राशिद भाई उन लोगों से उलझ पड़े। उनमें से एक ने बहुत गलत बात की कि बोला, अगर हमें पता होता कि यहाँ पर लड़कियाँ हैं और इस तरह की लड़कियाँ हैं तो हम भी आ जाते। हम तो 3-4 हैं, पैसे भी अच्छे देंगे। ये बात सुनकर राशिद भाई से रहा नहीं गया। उन लड़कों ने इतनी गलत बात कर दी थी कि राशिद भाई गुस्से से उबल रहे थे। जाहिर है उनके होने वाली बीवी के बारे में इतनी गलीज बात कोई करे, किसी भी मर्द के सामने करे तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। राशिद भाई ने उस वक्त तो उन लोगों को कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो एक थे और दूसरा अक्लमंदी का तकाजा भी यही था, हम बहनों के होते हुए उनसे ना लड़ा जाए। उन्होंने उन्हें समझा बुझाकर भेज दिया और अब तो ये मामूल का तमाशा बन गया। हमारे घर के बाहर 3-4 बदमाश खड़े रहते थे। अम्मा अब्बा जो ही इधर उधर होते ये लोग हमें तंग करने लगते। एक दिन ऐसा ही एक वाक़या हुआ जिसने हमारी ज़िंदगियों को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। मेरी आपी अपने कमरे में सो रही थी कि खिड़की तोड़कर एक बदमाश कमरे में घुस आया। उसी वक्त राशिद भाई भी घर में दाखिल हुए। उन्होंने उस आदमी को अंदर आते हुए देख लिया। उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, पर फिर एक ऐसी लड़ाई हुई जिसने ना सिर्फ मेरी बहन की जान ले ली, बल्कि राशिद भाई के हाथ से भी एक ऐसा जुर्म हो गया जिसकी सज़ा उन्हें सज़ाए मौत के तौर पर मिली। अगर हम लोग अमीर होते, हमारे हाथ में कोई ताकत होती, तो यकीनन ऐसा नहीं होता कि किसी के घर पर हमला करके उसकी इज्जत पर हमला करने के जवाब में किसी पर भी भूल तो नहीं बरसाए जाएंगे। राशिद भाई ने जो भी किया वो गैरत में किया और उन पर किसी किस्म का केस भी नहीं बनता। मगर चूंकि गांव के लोग ताकतवर हैं तो उन्होंने राशिद भाई के लिए ज़िंदगी अजाब कर दी। पहले वो 6 महीने इधर उधर रूपोश रहे, मगर फिर आखिरकार उन्हें पकड़कर जेल में डाल दिया। अब अगर वो यहाँ से निकलते भी हैं तो भी ये लोग उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हालांकि कसूर हमारा नहीं, कसूर उन लोगों का है जिन्होंने हमारे घर पर बिलावजह नज़र रखी और हमारे ना करदा गुनाहों की सज़ा देना चाहते हैं। राशिद भाई की वालदा ने उनकी मुलाकात के दौरान उन्हें ये मंसूबा समझा दिया था। मेरी अम्मा ने उन्हें कसम देकर कहा था कि मैं अपनी दूसरी बेटी भी तुम पर कुर्बान कर दूंगी, मगर तुमको सज़ा नहीं होने दूंगी। हमारे ख़ानदान को जितनी इनकी ज़रूरत है उतनी और किसी को नहीं है। मैं मर भी जाऊं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये कहकर वह लड़की रोने लगी, मगर मुझे समझ नहीं आया कि अब इस केस का क्या होगा। लेकिन बस खुदा की मदद से इन लोगों को भी किसी बड़े तक पहुंच हो गई। राशिद उसी बड़े वकील से मिलने के लिए शहर गया था। रातों रात जाकर अपना केस उसके सामने रखा। ये इंतहाई दर्जे का काबिल वकील था,
बाज़ औक़ात किसी वकील से जान पहचान होना भी इंसान को थाने और जेल की सुराखों से बचा देता है। अगरचे ये बात काफ़ी आगे जा चुकी थी, मगर 3 साल की धमकियों और उनके दलाइल ने एसपी साहब को भी कायल कर लिया। सजाए मौत राशिद खान के लिए नहीं बनती थी, ना ही राशिद खान की तरफ से कोई अपील दी गई, ना उसे सफाई का मौका दिया गया था। मुख्तसर ये कि केस चला, उसके बाद राशिद बाइज्जत बरी हो गया था, क्योंकि वो नहता था और उसके पास तो कोई हथियार भी नहीं था, ना उसके नाम पर कोई असलहा था। हत्ता कि राशिद खान की जगह कोई भी गैरतमंद शख्स होता तो वह शायद नहीं, बल्कि यकीनन यही करता। अल्लाह ताला ने शायद उनकी मोहब्बत और खलूस की लाज रखी, वरना इतने बड़े केस से मैंने कभी किसी को बरी होते नहीं देखा था। ये केस मेरी ज़िंदगी का आखिरी केस था, क्योंकि मैंने इसके बाद रिटायरमेंट ले ली थी, क्योंकि मुझ में अब और सकत ना थी। मेरा वजूद अब मज़ीद पुलिस कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने से कासिर था। ये वाक़या मुझे सारी ज़िंदगी याद रहेगा। खुदा ताला हम सब को सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें।